Hello students, today we are going to start new chapter of class 12th, chapter number 3 which is matrices. ठीक है? In this topic we will cover definition of matrix, what is matrix, ठीक है? Then we will cover types of matrices, ठीक है? Then we will cover operation on matrices, then how to find out transpose of a matrix, then symmetric and skew symmetric matrix, elementary operation of a matrix, ठीक है? We will see how many elementary operation and then how to apply in matrix, then in the last we will see how to find out inverse of a matrix, invertible matrix. ठीक है? So in this lecture we will cover only first three topic: matrix, types of matrices and operation on matrices. Remaining topic we will cover in second lecture. ठीक है? First thing is that what is application of matrices, why we are studying this topic, है ना? What is need in daily life. ठीक है? तो कहाँ यूज हो रहा है मैट्रिसेस का, मैथमेटिक्स के अंदर और अदर ब्रांचेस के अंदर. ठीक है? तो मैथमेटिक्स, द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिस इज द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है? तो सॉल्विंग मैथमेटिक्स के अंदर कहाँ यूज हो रहा है इसका, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. जैसे फ्रेंड्स आपके पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इस टू वेरिएबल सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी कैन अप्लाई, है ना? कोई सा मेथड अप्लाई करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे. बट सपोज करो इफ वी हैव थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0. इफ वी हैव थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम, तो यहाँ पर अब x y z को निकालना है ना, अननोन वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट टू से हम z को एलिमिनेट करें एंड सेकंड और थर्ड से z को एलिमिनेट करें, देन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके x निकालें, देन फिर y, देन z. तो वेरी टीडियस मेथड है ना, इट इज वेरी टीडियस मेथड. यूजिंग मैट्रिक्स टूल वी कैन सॉल्व very easily, है ना? Using matrix we can use this, we can solve this system very easily, है ना? तो मैट्रिक्स का यूज किस लिए यूज करते हैं हम मैथमेटिक्स के अंदर, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स टूल का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में. ठीक है? अदर इसका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर, है ना? जैसे मोस्टली इसका यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर्स के अंदर, है ना? कंप्यूटर्स में कोडिंग करने के लिए मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. इसके पीछे रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि मैट्रिक्स क्या करता है, इन्फॉर्मेशंस को शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड है. मतलब बड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं. अब कंप्यूटर इंग्लिश तो समझेगा नहीं, तो उसको हम कुछ डेटा प्रोवाइड करना होगा, तो हम उसको किस वे में प्रोवाइड करते हैं डेटा को, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर. तो मोस्टली इसका यूज कंप्यूटर ब्रांच के अंदर होता है, कोडिंग के अंदर, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के अंदर. ठीक है? वहां पर कोडिंग करने के लिए हम मैट्रिक्स टूल का यूज करते हैं. ठीक है? तो आज देखते हैं अपन मैट्रिक्स होता है क्या, है ना? और भी इसका यूज है वैसे बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शन, मतलब कुल मिला के इसका जो यूज है मेनली डेटा को शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के हम उसको रख सकते हैं, है ना? डेटा को शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के उसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है? यूजिंग मैट्रिक्स टूल. ठीक है? तो ये एप्लीकेशन है. नेक्स्ट, मैट्रिक्स होता क्या है ना, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ना. जैसे राधा हैज 15 नोटबुक, जैसे एक इन्फॉर्मेशन, एक लाइन है, राधा हैज 15 नोटबुक. तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, यूजिंग रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर इस डब्बे में इस इन्फॉर्मेशन को बंद कर दिया, है ना? 15 नोटबुक है. अब मैं इसका मीन क्या ले रहा हूँ कि नोटबुक है, 15 नोटबुक है ना? स्टेटमेंट नहीं लिख के राधा हैज 15 नोटबुक, मैंने क्या करा, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के 15 लिख दिया. मैं इससे इन्फॉर्मेशन क्या ले रहा हूँ कि उसके पास क्या है, 15 नोटबुक है. ठीक है? अब सपोज करो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन्स, है ना? अब राधा के पास क्या है, 15 नोटबुक है और 6 पेन्स, है ना? तो 15 नोटबुक है एंड 6 पेन है. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन को मैंने शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर 15 और 6 करके लिख दिया. वो मेरे ऊपर है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे टैकल कर रहा हूँ, कि फर्स्ट वाला मुझे बता रहा है नंबर ऑफ नोटबुक और सेकंड वाला बता रहा है मुझे नंबर ऑफ पेन्स, है ना? ये एग्जांपल एज इट इज एनसीईआरटी से है, तो आप जो थ्योरी है ना वो एनसीईआरटी से भी अपने पास खोल के रख सकते हो ना, वहां से भी देख सकते हो थ्योरी को. ठीक है? तो राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन्स, इस इंफॉर्मेशन को मैंने कैसे लिख दिया, यूजिंग मैट्रिक्स 15 एंड 6. ठीक है? अब देखो इन्फॉर्मेशन और बड़ी हो गई, राधा के साथ उसकी फ्रेंड्स की भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, राधा, फौजिया, सिमरन. राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन, फौजिया हैज 10 नोटबुक एंड 2 पेन, सिमरन हैज 13 नोटबुक एंड 5 पेन्स. तो अब देखो इस इंफॉर्मेशन को टेबल से लिख दिया, ये पहले राधा 15 नोटबुक 6 पेन,
फौजिया 10 नोटबुक, फौजिया के पास 10 नोटबुक है, 2 पेन है, सिमरन के पास 13 नोटबुक है, 5 पेन्स है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं है ना मैट्रिक्स टूल का यूज कर कैसे लिख सकता हूँ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इंफॉर्मेशन को लिख देना है 15, 6, 10, 2, 13, 5। ये फर्स्ट कॉलम है, इन्हें क्या कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें कहते हैं रो, और जो वर्टिकल होगा उसको कहेंगे हम कॉलम्स, है ना। ये कॉलम्स है। जैसे सपोज करो क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट बैठे हैं ये रो हो जाएगा, और ऐसे जो बैठेंगे वो क्या होगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो बेहद ही आसान है ना, कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकल, ठीक है, और रो मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और रो किसको डिनोट कर रही है यहाँ पर, ये किसकी इंफॉर्मेशन है, राधा की, ये फौजिया की, ये सिमरन की, ये इनके पास नंबर ऑफ, ये क्या इनके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स, और ये क्या है नंबर ऑफ पेन्स। तो इस बड़ी सी इंफॉर्मेशन को हमने शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद करके लिख दिया है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, इंफॉर्मेशन को शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड है, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, ऑर्डर्ड मतलब हर एक एलिमेंट का एक ऑर्डर्ड फिक्स है ना, रैंडमली एलिमेंट नहीं है, हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स है। रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से एरे मींस अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस का, ना। फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शंस हो सकता है कोई सा भी। द नंबर्स ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, और जो नंबर्स है मैट्रिक्स के अंदर से कहेंगे एंट्रीज कहेंगे, ठीक है। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर। जैसे आप सेट्स को कैसे लिखते हो, कैपिटल लेटर से लिखते हो। सेम कोई मैट्रिक्स है, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, इसको किससे लिखते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे अपन मैथमेटिक्स के अंदर, कभी स्मॉल लेटर से नहीं लिखते मैट्रिसेस को, है ना। और इन्हें क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्स कहेंगे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, या एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट रोज, अपन देख ही चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, इसे रोज कहेंगे। और वर्टिकल लाइंस क्या होगी फ्रेंड्स, कॉलम्स हो जाएगी। ये क्या होगी फ्रेंड्स, कॉलम्स हो जाएंगे, है ना। ये रोज, ये कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज एंड वर्टिकल लाइंस कॉलम्स। ये कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से मेरा मीन है मैट्रिक्स में अवेलेबल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि उस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज है, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि ये क्रॉस का जो साइन है इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें mn नहीं लिख देना इसको, है ना। ये m क्रॉस n है, इसको रीड कैसे करना है आपको, m बाय n और m क्रॉस n, आप जो भी चाहो रीड कर सकते हो। बस इसका मतलब ये नहीं है कि m और n को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ऑर्डर होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज बताओ 1 2 2 रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स, है ना, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, ठीक है फ्रेंड। कीप इन माइंड दैट ऑलवेज यू विल राइट रोज इनटू कॉलम्स, है ना, रो बाय कॉलम। फर्स्ट यू विल राइट नंबर ऑफ रोज, सेकंड यू विल राइट नंबर ऑफ कॉलम्स। कभी भी कॉलम्स पहले मत लिख देना, कभी ऐसे मत लिख देना 3/2, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये इसका ऑर्डर नहीं है, 3/2 इसका ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। फर्स्ट यू विल राइट नंबर ऑफ रोज, देन यू विल राइट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उस मैट्रिक्स में अवेलेबल नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। और लिखते कैसे इसको, पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज mn, इज mn। देखो फ्रेंड्स ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो रोज और कॉलम से नंबर ऑफ उनका प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसमें कितने एलिमेंट्स अवेलेबल। जैसे यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 6, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 6, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 12 होंगे, ठीक है। या रिवर्स भी बोल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4, तो बताओ उसमें क्या क्या उसके ऑर्डर पॉसिबल है, तो 1/4, 4/1, 2/2, है ना। इस तरीके से प्रोडक्ट करना है उसके डिवाइजर्स का, कि उसका प्रोडक्ट क्या है ऑलवेज 4 आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल मैट्रिक्स। मतलब एक जनरल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है ना, तो क्या होती है कि हर एक एलिमेंट का ना पोजीशन फिक्स होता है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या है A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। A11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो मैंने क्या कहा था, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ऑर्डर क्यों बोला यहाँ पर, एरे
ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स है, A11 यही होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 A13 A1j A1n m by n का है तो n नंबर ऑफ कॉलम्स तक जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा AMN, ठीक है। जो i और j की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ऑर्डर के इक्वल जाती है, i की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ m तक जाएगा और j की मैक्सिमम वैल्यू n तक जाएगा, है ना। अच्छा, इसी चीज को, इसी इंफॉर्मेशन को यदि A मैट्रिक्स है आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, A इक्वल टू Aij m by n, जहाँ m की वैल्यू i की वैल्यू है 1 से लेके m तक और j की वैल्यू है 1 से लेके n तक। आप पुट करते जाओ, i1 पुट करो, j1 पुट करो, यू विल गेट A11, व्हेन यू विल पुट i1 j2 यू विल गेट A12। तो इस पूरा मैट्रिक्स को आप शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड है ये वाला, है ना। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ जनरल मैट्रिक्स। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर यदि ऐसा दिया जाए इन्फॉर्मेशन तो आप m और n की वैल्यू पुट करके पूरा मैट्रिक्स पता लगा सकते हो कि वो क्या होने वाला है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग उसके अंदर i और j की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। i की वैल्यू m तक जाएगा, मैक्सिमम 1 से स्टार्ट होगा, और j की वैल्यू n तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। देखेंगे अपन एग्जांपल में कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन्स एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज, ठीक है। तो एक फैक्ट्री में मैन और वुमेन वर्कर का नंबर दे रखा है, ये फैक्ट्री फर्स्ट में दे रखा है मैन वर्कर्स कितने हैं 30, वुमेन वर्कर 25, फैक्ट्री सेकंड में 25 मैन वर्कर 31 वुमेन वर्कर, फैक्ट्री थर्ड में 27 मैन वर्कर और 26 वीमेन वर्कर। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स, है ना। इस जो पूरा इंफॉर्मेशन है इसको 3/2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है पूरी इंफॉर्मेशन को, तो क्या करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बंद कर देना इंफॉर्मेशन को। तो लेट्स अज्यूम कोई मैट्रिक्स ए है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया आपने, इस इंफॉर्मेशन को लिख डालो यहाँ पर 30 25 25 31 27 26, ये फैक्ट्री 1 ये फैक्ट्री 2। अब हमारे ऊपर है, हम रोज को ले रहे हैं फैक्ट्री जो फैक्ट्री है, और कॉलम्स को ले रहे हैं हम मैन वर्कर, ये मैन वर्कर्स हो गए हमारे पास, ये वीमेन वर्कर हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये 3/2 का एक मैट्रिक्स बन गया। इस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूजिंग मैट्रिक्स टूल रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पार्ट इसका, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, जो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम्स के अंदर एंट्रीज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्रेंड थर्ड रो पे आओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कॉलम पे आओ, सेकंड कॉलम ये रहा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 26 है ये, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वीमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3, और फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलो सेकंड एग्जांपल है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, देखो यदि नंबर छोटा है 8 एलिमेंट 10 एलिमेंट, सो एक इसका बेसिक अप्रोच लगा सकते हो आप, इसके डिवाइजर क्या क्या है, 8 के पॉसिबल डिवाइजर क्या क्या है, 1 2 4 8, तो ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है कि एलिमेंट्स 8 आए, 1/8 लिख सकते हैं अपन, रिवर्स 8/1 कर देंगे, सिमिलरली 2/4 एंड 4/2, ठीक है। एक मेथड ये, केवल आपको ये बताया होता, ये पूछा होता, पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं पूछा होता कि कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है ना, नंबर ऑफ वो पूछा होता, पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं पूछे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा होता। तो इसका एक मेथड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ना। नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज करो ए बी सी कोई नंबर है, एन कोई नंबर है, इसको आपने इसने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ए पावर पी, बी पावर क्यू, सी पावर आर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिवाइजर इज p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1, ये नंबर ऑफ डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, प्राइम फैक्टर के अंदर 2 पावर 3, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएंगे इसके 3 + 1 बोले तो 4, तो यहाँ पर 4 ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। कैसे आया, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है तो बात अलग है, और केवल पॉसिबल ऑर्डर निकालना है तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कब कब प्रोडक्ट उसका 8 पॉसिबल है, ठीक है। ये मेथड कब यूजफुल होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर वाला, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, सपोज करो मैंने कह दिया यहाँ पर 96 एलिमेंट्स, बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, तो उस केस में आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट 96 आएगा, उस केस में आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवाइजर का, ठीक है। 96 को आप पहले प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करोगे, देन आप इसका
नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बता पाओगे, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू हाफ मॉड i माइनस 3j, ठीक है। फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा और एक गिवन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक डेफिनेशन दी होगी, उसको उस एलिमेंट जो है इस गिवन प्रॉपर्टी से एसोसिएट है या रिलेटेड है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए कंस्ट्रक्ट करने वाला, तो आप एक अज्यूम करो मैट्रिक्स, लेट 3/2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, लेट a इक्वल टू 3/2 का एक मैट्रिक्स ले लो, a11 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम, a12 a21 a22 a31 a32, ये अपने आप में 3/2 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 2 कॉलम। अब आपको चाहिए a11 के लिए i और j 1 पुट करो, i और j की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हाफ 1 माइनस 3 मॉड उसको 2 कर देगा, है ना, 1 माइनस 3 माइनस 2 मॉड प्लस 2 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। a12 1 माइनस 6 माइनस 5 का मॉड प्लस 5 तो वो कितना हो जाएगा 5/2। a21 2 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड 1 तो ये 1/2, ठीक है। a22 2 माइनस 6 बोले तो माइनस 4 का मॉड प्लस 4/2 2 आ जाएगा। 31 3 माइनस 3 0 0/2 0, 32 3 माइनस 6 है ना, 3 माइनस 6 3 माइनस 3 का मॉड प्लस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, है ना, 3/2 का मैट्रिक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स और आपको गिवन प्रॉपर्टीज दे रखी हो जिससे एलिमेंट एसोसिएट है, फर्स्ट यू विल राइट मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स लिखना है और हर एक एलिमेंट्स की देन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको उठा के i और j की जगह 1 1 पुट कर देना है, 1 2 पुट कर देना है ना, आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में देख लेते हैं अपन, है ना। पहला है कॉलम मैट्रिक्स, तो दुनिया का सबसे आसान मैट्रिक्स का टाइप है ये, है ना। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है ना, एक कॉलम हो ना, सबसे आसान है ये। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती है ना। जैसे देखो सबसे छोटा एग्जांपल इसका ये 1 by 1 का है ना, 1 by 1 ऑर्डर है, एक एलिमेंट है। अच्छा नेक्स्ट देखो आप 1 2, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 1 है ना, एक कॉलम है, रोज कितनी भी हो सकती है 1 2 3, तो इसमें क्या है 3 रो और एक कॉलम है। तो इसका जनरल ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड, जनरल ऑर्डर से मेरा मीन है कि आप उसमें रोज की वैल्यू कितनी भी चेंज करते जाओ लेकिन कॉलम शुड ऑलवेज बी 1। तो इसका जनरल ऑर्डर क्या होता है m by 1, है ना। जनरल ऑर्डर मींस m by 1 मींस आप इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी भी कर सकते हो लेकिन कॉलम शुड ऑलवेज बी 1। तो एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, सबसे आसान है ना। रो मैट्रिक्स, अब देखो फ्रेंड रो मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम, तो रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक रो हो और कॉलम्स कितने भी हो सकते हो। अब रो एक होना चाहिए आपका, है ना, तो रो एक होना चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे देखो ये सबसे छोटा रो मैट्रिक्स, देन 1 2, इसका ऑर्डर बताओ क्या है 1 by 2, देन 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 1 by 3। मतलब कॉलम्स वेरी कर सकते हैं लेकिन रोज शुड ऑलवेज बी 1। इसका जनरल ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स 1 क्रॉस n या 1 by n, इसका जनरल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 1, रो मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितनी हो उसमें 1, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। अब फ्रेंड देखो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से कुछ फील आ रहा है, स्क्वायर मतलब कुछ इक्वल इक्वल होने वाला है, मतलब जिस दिन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो गए उस दिन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको नेम से क्लियर होना चाहिए बात है, आपको मेमोराइज नहीं करना है इनकी डेफिनेशंस को, कोशिश करना है कि नेम से आपके दिमाग में फिट हो जाए चीजें। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस दिन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो गई, है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उस दिन मैट्रिक्स क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। m इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब m by n क्रॉस का मैट्रिक्स है तो m इक्वल टू n होगा, तो वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जनरल कैसे इसका ऑर्डर लिखते हैं अपन, a इक्वल टू a i j। अब यहाँ पर m क्रॉस m आएगा, m क्रॉस n नहीं m क्रॉस m आएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो देखो ये सबसे छोटा एग्जाम्पल ये 1 by 1 का, या इसका 2 by 2 का लिखना चाहे एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है।
फ्रेंड कीप इन माइंड दैट जब भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैं आगे वाला ऑर्डर ही बोलूंगा, मैं कहूंगा आपको 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर ये नहीं दिमाग में लाना है फील के सर आपने तो एक ही बोला, रोज ही बोले, नंबर ऑफ कॉलम्स तो बोले नहीं, यदि आगे स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड लगा दिया तो आई विल से ओनली फर्स्ट वर्ड, है ना, मैं कहूंगा 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि 1 ऑर्डर मतलब 1 by 1 की बात हो रही है, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 by 2 की बात हो रही है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 by 3 की बात हो रही है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में वो आपको एक ही चीज बोलेगा, ऑर्डर पूरा नहीं बोलेगा, है ना, वो अंडरस्टूड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड है मतलब वो चीज सेम ही होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जांपल और डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स विद द नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम, ये देख लिया अपन ने ना, स्क्वायर मैट्रिक्स एज m by n मैट्रिक्स है टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, सही है, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नॉन इज इन जनरल इस कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नोट if A equal to Aj square matrix of order then entries A11 A22 and are set to constant the diagonal। देखो अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स के। तो देखो फ्रेंड्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो ये वाले एलिमेंट है ना, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, जो इनकी पोजीशन क्या है, A11 फर्स्ट रो, A22 A33। देखो डायगोनल तो ये भी हो सकते थे सर, डायगोनल तो ये भी है अपने आप में, बट इनको डायगोनल नहीं लेते, हम इसको लेते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं और डायगोनल भी बोलते हैं। क्यों सर इसको क्यों लेते हैं डायगोनल, क्योंकि यहाँ पर रोज और कॉलम्स क्या है, इक्वल है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की पोजीशन क्या है, इक्वल है, 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको डायगोनल कभी मत लेना। ये जो है 3 और 7 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, 2 6 ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या है आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट। और फ्रेंड्स ये क्या है आपके डायगोनल एलिमेंट। इसको कुछ बुक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एलिमेंट्स से हमारा जो समझने का मतलब एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, A11 A22 A33 A44 A55 अप टू सो ऑन चलता जाएगा ना, AMM तक, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट से आपको किससे मीन लेना है, ये वाले एलिमेंट कौन से आपके हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कहानी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट थिंग आप डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो स्टार्ट है उसमें पहले फर्स्ट वर्ड पे फोकस करो, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है ना, वो तभी बातें करेंगे पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बातें करेंगे, एक नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए बातें नहीं करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब जिस दिन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए। फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, नॉट जनरल मैट्रिक्स की बातें नहीं कर रहा मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें कर रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स के जिस दिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे उस दिन वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे देखो फ्रेंड्स एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे एक 2 ऑर्डर का देखते हैं, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बताते हैं कोई, है ना, 1 2, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये जीरो हो नॉन जीरो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, ये जीरो होना चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट से, ये जीरो होने चाहिए। तो इसको आप मतलब एक अलग तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो, एक स्टैंडर्ड वे में डेफिनेशन दे सकते हो कि कोई मैट्रिक्स है B इक्वल टू Bij, इसका ऑर्डर है m by n, इट्स कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Bij इक्वल टू 0, इफ I इज नॉट इक्वल टू j, है ना, और बाकी कुछ भी हो, I इक्वल टू j पर कांस्टेंट हो, 1 2 3 हो, कुछ भी हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जिस दिन I नॉट इक्वल टू j होगा उस दिन आपके मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। I नॉट इक्वल टू j कहां पर होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए। देखो इसकी पोजीशन क्या है, A12, इसकी पोजीशन क्या है, A21, इसकी पोजीशन क्या है, A11, इसकी पोजीशन क्या है, A22। जो I इक्वल टू j है तो कुछ भी हो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ना, बट जिस दिन I नॉट इक्वल टू j है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर I नॉट इक्वल टू j है, यहाँ पर आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए वो मैट्रिक्स क्या है अपने आप में, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो फ्रेंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब स्केलर, अब ये सब इसका स्पेशल केस है ना, जैसे स्क्वायर का स्पेशल केस डायगोनल, डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर बन जाएगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल तो ये है अपने आप में,
1 2 0 0। बट ये स्केलर है क्या? नहीं। क्यों सर? यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट क्या रखना पड़ेगा आपको? सेम रखना पड़ेगा, 2 2 0 0। और नॉन डायगोनल तो जीरो ही होंगे क्योंकि डायगोनल तो है ही अभी, ठीक है। तो ये अपने आप में किसका एग्जांपल है? स्केलर का। इसमें क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे फ्रेंड्स? सेम होंगे। एक जनरल में एग्जांपल दूं आपको, तो एक जनरल बात कर लेते हैं अपन, k 0 0 0 k 0 0 0 k। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो यदि सेम हो गए तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, ये वाला कि Bij इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j सेम एज डायगोनल। एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड हो गई इसमें डायगोनल से कि जिस दिन i इक्वल टू j उस दिन एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट डिफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यदि मैं एक स्टेटमेंट कहूं आपको कि वर्ल्ड की जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ट्रू या फॉल्स? कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इफ आई एम सेइंग all diagonal matrix is scalar matrix, it is not true. Similarly, if I am saying all diagonal matrix is a square matrix, all diagonal matrix is a square matrix, is true, but vice versa is again not true. All square matrix is diagonal matrix? No, because diagonal matrix is a special case of square matrix. ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो फ्रेंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कब बन गया? जब नॉन डायगोनल जीरो हो गए। अब डायगोनल स्केलर कब बन गया? जब नॉन डायगोनल जीरो और डायगोनल सेम हो गए। अब स्केलर आइडेंटिटी कब बन जाएगा? जब उसके डायगोनल एलिमेंट सेम तो हो बट सेम के साथ साथ वो केवल और केवल 1 होने चाहिए, 1 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। ये अपने आप में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसको कुछ बुक में यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ बुक में आप इसको इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स से भी मिल जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। जब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए इसके? 1 1, है ना, ठीक है। 3 ऑर्डर का कैसे होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो i इक्वल टू j पर वैल्यू आनी चाहिए 1 और i नॉट इक्वल टू j पर वैल्यू आनी चाहिए इसकी 0। i नॉट इक्वल टू j मतलब ये वाला केस नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और जिस दिन i इक्वल टू j है डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 1 1, ठीक है। We denote the identity matrix of order n by in। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं? in से डिनोट करते हैं। आप जब भी in देखोगे तो i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है ना। ये n इसको ऑर्डर को बता रहा है। यदि यहाँ पर सपोज करो i3 लिखा है तो वो 3 ऑर्डर का है ना, इसको i3 भी लिख सकते हैं ना। एक ही जगह इसको अपन i3 नेम दे सकते हैं। अब 2 ऑर्डर का है तो क्या नाम दे सकते हैं इसको? i2 नेम भी हम दे सकते हैं ना। i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो in किसको रिप्रेजेंट करता है? n ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। तो बट अच्छा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑब्जर्व दैट अ स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि जब, है ना, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बन जाएगा? जब k की वैल्यू क्या होगी? 1। मतलब जो सेम नंबर है वो क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड अगेन कह रहा है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली स्केलर मैट्रिक्स। सही बात है, क्योंकि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट तो क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ट्रू। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट ट्रू। अच्छा, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू। Every identity matrix is a diagonal matrix, true. Every identity matrix is a scalar matrix, true. अच्छा, every diagonal matrix is a identity matrix, not true. Every scalar matrix is a square matrix, true. But every square matrix is a scalar matrix, not true. ठीक है, इस तरह के सारे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस डायगोनल, डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर, स्केलर का स्पेशल केस आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं ना। जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसके दो नाम है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट यदि जीरो हो गए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स। फ्रेंड कीप इन माइंड दैट यहाँ पर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड यूज नहीं किया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे देखो सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये 2/3 क्रॉस का एक जीरो मैट्रिक्स है। इसको जनरली एक जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जीरो में ओ टाइप एक सिंबल है इसका ना, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम जीरो मैट्रिक्स को। ठीक है, और जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ये 2/3, 2/2। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपल है, मतलब सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए।
जरूर नहीं स्क्वायर हो, ठीक है, कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है ये, है ना। अच्छा एक एग्जांपल है, इसको ना क्वेश्चन को रीड करो एंड प्लीज पॉज द वीडियो फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, और आप ट्राई करो खुद से एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 स्टेटमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। एक बार देख लेते हैं सी कैसे है इसका आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज रो बाय कॉलम। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज रो बाय कॉलम, मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलवेज रो बाय कॉलम होता है, या कभी कभी कॉलम बाय रो भी हो सकता है। मैंने फ्रेंड आपको थ्योरी में पढ़ाते वक्त कहा था कि ऑलवेज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम, कभी भी कॉलम बाय रो नहीं लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ऑलवेज रो बाय कॉलम ही होता है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज अ स्केलर मैट्रिक्स। देखो फ्रेंड्स अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सपोज करो पहले मैं कुछ देर के लिए इसको इग्नोर मारता हूं, ऑर्डर 1 को, मैं जनरल बात करता हूं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, फॉल्स है अपने आप में, क्योंकि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, बट अब मैंने कंडीशन लगा दी ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा, ये होगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ये होगा। ये आप चाहो तो यहाँ पे 2 ले लो, है ना, 2 ले लो। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 का, क्या ये अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स नहीं है? क्या इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है? क्या एक एलिमेंट है वो सेम नहीं है? तो फ्रेंड ये भी अपने आप में कौन सा स्टेटमेंट, ट्रू। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यदि यहाँ से इतना सा वर्ड हटा दे ऑर्डर 1 तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट तभी सही है जब ऑर्डर 1 के लिए बातें कर रहे हो। जनरल आप बातें करोगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो वो स्टेटमेंट क्या होता, फॉल्स होता। स्टेटमेंट थर्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज अ डायगोनल, जब स्केलर है तो वो डायगोनल तो है ही है ना। तो ये भी अपने आप में क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। बट मैं फिर कह रहा हूं यदि ऑर्डर 1 वर्ड रिमूव कर दें इसके अंदर से, इस स्टेटमेंट से ये वाला वर्ड हटा दे, तो ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या होंगे फ्रेंड, रॉन्ग हो जाएंगे। बट वाइस वर्सा विल बी ट्रू, है ना, वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू। बट ऑर्डर 1 के लिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स, और ऑर्डर 1 के लिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। बट क्या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो सर, बिकॉज ये देखो 1 by 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट क्या था, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप को आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। फ्रेंड्स दो मैट्रिक्स इक्विलिटी कब होल्ड करते हैं, है ना, कब इक्वल कहेंगे हम दो मैट्रिक्स को, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। देखो फ्रेंड इससे क्या मतलब है, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ए इक्वल टू 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी इज 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स सी इज 1 2 4 3, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ए बी सी ऑर्डर तीनों का सेम है क्या? हाँ सर, फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है, तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2 by 2 2 by 2 2 by 2। क्या हम इक्वल बोल दे क्या? नहीं सर, अभी इक्वल नहीं कहना, हमको सेकंड वाला भी रूल फॉलो कराना है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। क्या ईच एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है? इसका देखते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब मेरा A11 A11 1 है, यहाँ पर भी A11 1 है, A12 2 है, A12 2 है, A213 है, A213 है, A224 है, A224 है। तो ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। हाँ, तो अब वी कैन से श्योरली कंफर्मली वी कैन से A इक्वल टू B मैट्रिक्स है। केवल ऑर्डर सेम होने से इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, या एलिमेंट भी सेम होने से इक्वल नहीं कहेंगे। देखो अब बी और सी में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 एलिमेंट सेम है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स सी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा क्या मीन है फ्रेंड्स? A11 A11 के इक्वल, A12 A12 के इक्वल, बट A21 इज नॉट इक्वल टू A21। यहाँ पर A21 में 3 है, यहाँ पर A21 में 4 है। क्या दोनों इक्वल है क्या? आपस में नहीं है। एलिमेंट्स आर सेम, आई एम अगेन सेइंग एलिमेंट्स आर सेम, 1 2 3 4 1 2 3 4, but corresponding elements are not same, so this will not equal matrix. B and C are not equal matrix, and A and B are equal matrix. So keep in mind that when we will say equality hold, when they are of the same order and each element of A is equal to the corresponding element of matrix B. ठीक है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। फ्रेंड्स जब आपने पहली बार नंबर सिस्टम देखा तो वहां पर आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स देखे। तो जब भी हम कोई चीज नई चीज देखते हैं तो हम देखते हैं उन पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने उस टाइम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया नंबर्स पे। टुडे यू हैव रीड अगेन न्यू थिंग मैट्रिसेस। तो आज इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे एड अप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न
दिस कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशन और मैट्रिसेस, हाउ टू एड टू मैट्रिसेस. तो एडिशन कैसे करते हैं? ऑर्डर मस्ट बी सेम. फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का. सेकंड कंडीशन है ओनली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड. केवल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसके पीछे रीजन क्या है फ्रेंड्स? ये कंडीशंस क्यों आई, इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स अज्यूम वी हैव टू फ्रेंड्स, अभिषेक एंड कृष्णा. ठीक है, अभिषेक एंड कृष्णा, है ना. इनके मेरे पास फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं, है ना. इनके मेरे पास फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं, अभिषेक और कृष्णा के, पीसीएम के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, अभिषेक एंड कृष्णा फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स है ना. और इसको मैंने एक मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट कर लिया है, इनके मार्क्स को एक मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट कर लिया. लेट्स अज्यूम फिजिक्स में अभिषेक के हैं 98, कृष्णा के हैं 99, केमिस्ट्री में है 99, 98, मैथ्स तो खैर 100 ही ले लेते हैं ना, मैथ्स में तो खैर अच्छे आएंगे बच्चों के ना, 100 ले लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट. सेकंड टेस्ट, अगेन सेकंड टेस्ट के मार्क्स लिख लेते हैं इनके, अभिषेक कृष्णा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यहाँ पर ले लेते हैं 99, 98, 98, 99, अगेन मैथ्स में 100. ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट आई वांट टू नो टोटल मार्क्स, है ना. मेरे को इनके टोटल मार्क्स चाहिए आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट. तो फ्रेंड्स मैंने क्या करा, इस इन्फॉर्मेशन को, इस प्रॉब्लम को मैट्रिसेस में लेके गया. इस इन्फॉर्मेशन को पहले मैंने कंस्ट्रक्ट किया यूजिंग मैट्रिसेस टूल. देन आई वांट टू नो टोटल मार्क्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट. अच्छा पहले फ्रेंड, पहले एक बात बताओ मुझे, क्या मैं यहाँ पर अभिषेक कृष्णा और सपोज करो एक स्टूडेंट और ले लेता हूँ मैं, वीरेन. ठीक है, वीरेन ले लिया मैंने, एक स्टूडेंट और ले लिया, यहाँ पर उसके मार्क्स और दे दिए मैंने फर्स्ट टेस्ट के, बट सेकंड टेस्ट के उसके मार्क्स नहीं दिए, तो क्या मैं ऐड कर पाऊंगा क्या? तो फर्स्ट थिंग क्लियर है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. ये चीज समझ में आ रही है, ऑर्डर क्यों सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का ऐड करने के लिए. सिमिलरली अगेन सपोज करो मैंने अभिषेक के मार्क्स फिजिक्स से, क्या अभिषेक के सेकंड टेस्ट के मार्क्स कृष्णा के मार्क्स ऐड कर पाऊंगा क्या फिजिक्स से? नहीं. अभिषेक के फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स अभिषेक के फर्स्ट टेस्ट के सेकंड टेस्ट के मार्क्स से ऐड करूंगा, मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ही एडेड होंगे और सब्ट्रैक्टेड होंगे. तो ये दोनों कंडीशंस को आप डेली लाइफ के एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि क्यों निकल के आ रही दोनों कंडीशन. तो आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? a प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, इनको ऐड कर देंगे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को. ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पे क्या आएगा मेरे पास? 99 और 98 बोले तो 197. ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और ये अभिषेक के मार्क्स, ये कृष्णा के मार्क्स. 99 98 अगेन 197, 99 98 अगेन 197, देन 197, देन 200. कोई डाउट ही नहीं इसमें, 200. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट के सेकंड टेस्ट के बाद इनके टोटल मार्क्स कितने होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करना है. यहां से फ्रेंड एक टेक अवे पॉइंट और है कि इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3/2. इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? 3/2. और आफ्टर अप्लाइंग ऑन ऑपरेशन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 3/2. मतलब फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट के एडिशन अप्लाई करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है. ठीक है, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. ठीक है, और करते क्या कब है, कंडीशंस क्या है? ऑर्डर शुड बी सेम एंड कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा. सेम यू कैन अप्लाई इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ मार्क्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट. यू वांट टू नो हाउ मच डिफरेंस ऑफ मार्क्स, देन यू विल राइट a माइनस b एंड कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमेशा, एडिशन हमेशा कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का ही होता है, और ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसके पीछे रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है फ्रेंड्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर. स्केलर मींस कोई कांस्टेंट का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या इफेक्ट होता है ना. तो किसी मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 ऑर्डर का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और मैंने इसमें कोई k कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया. तो फ्रेंड मैट्रिक्स में क्या होगा, जो ये कांस्टेंट है ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर आपको किसी भी कांस्टेंट का यदि मल्टीप्लाई करना है तो वो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो के ए क्या हो जाएगा? के a11 के a12 के a13 के a21 के a22 के a23 के a31 32 33. सिमिलरली फ्रेंड्स इफ यू वांट टू टेक कॉमन फ्रॉम अ मैट्रिक्स, तो ईच एलिमेंट से कॉमन आएगा, है ना. मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई करते वक्त पूरे सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और कॉमन लेते वक्त भी हर एक एलिमेंट से बाहर निकल के आएगा, है ना. यदि यहाँ से मैं कॉमन लेता हूं
तो ईच एलिमेंट से के बाहर आके अंदर क्या बचेगा, ए मैट्रिक्स बचेगा। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई करते वक्त सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है और कॉमन लेते वक्त सभी एलिमेंट से कॉमन लेना है, या नहीं किसी एक रो या एक कॉलम से नहीं लेना। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल है, पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई एटलीस्ट 2 मिनट एंड देन सी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है, एक बार ट्राई करो आप इस क्वेश्चन को अपने से। तो इसका आंसर है सी, आई होप यू ट्राइड दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, कंसीडर अ मैट्रिक्स A equal to Aij where maximum values of I and J are prime number nearest to the square of 7 and 10। ठीक है, एक मैट्रिक्स है A, उसमें I और J की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो नियरेस्ट है स्क्वायर ऑफ 7 एंड 10 के। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 के नियरेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बताओ, 49 के नियरेस्ट प्राइम नंबर 51, 51 इज नॉट अ प्राइम, 49 47। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी 49 के नियरेस्ट प्राइम नंबर 47, और J की मैक्सिमम वैल्यू है, J की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100 के नियरेस्ट प्राइम नंबर, 100 के नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 101। ठीक है, 100 की नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 101, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही ऑर्डर डिसाइड करता है। जो I की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ रोज होगी, और J की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर A का ऑर्डर क्या आ गया 47/101। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, जो I की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो I की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज में आ जाएगा, और J की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम में आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। देन दिस विल बी इक्वल टू B मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और B क्या है आपके पास Bij m/n, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो m और n की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है फ्रेंड, अब दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो m की वैल्यू किसके इक्वल होगी 47 के, और n की वैल्यू किसके इक्वल होगी फ्रेंड 101 के। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। देखो डेटा को थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, क्वेश्चन इजी है लेकिन उसको जितना घुमा फिरा के दे सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की है, डेटा को सीधा डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं दिया। आपको कहा है कि I और J की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्राइम नंबर नियरेस्ट टू द स्क्वायर ऑफ 7 एंड 10 है। तो स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 एंड प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 49 इज 47। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 100 इज 101। तो ऑर्डर ऑफ A इज 47/101। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, एंड मैट्रिक्स B का ऑर्डर है m/n। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ m/n, तो m की वैल्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड n शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यू विल गेट m इक्वल टू 47 एंड n इक्वल टू 101। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगेन एग्जांपल है A 1 2 3 2 3 1। इसका A का ऑर्डर कितना है 2/3 का मैट्रिक्स है, B हमारे पास है 2/3 का मैट्रिक्स। हमें क्या बताना है 2a माइनस b निकालना है। तो फ्रेंड 2a क्या होगा अपने आप में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। अभी अपन ने देखा था स्केलिंग के अंदर हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो 2a क्या हो जाएगा 2 4 6 4 6 2 माइनस b क्या है हमारे पास 3 -1 3 -1 0 2। आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट यू विल गेट फ्रेंड 2 - 3 विल बी -1 4 माइनस प्लस विच विल बी 5 6 - 3 3 4 + 1 5 6 - 0 6 2 - 2 0। इट इज योर आंसर। क्लियर है। तो पहले क्या करना था स्केलिंग ऑपरेशन अप्लाई करना था, देन सब्ट्रैक्शन करना था। जो अपन ने ऑपरेशन देखा है स्केलिंग और सब्ट्रैक्शन दोनों का यूज करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है फ्रेंड, अभी अपन ने नया ऑपरेशन देखा है मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड, तो मैट्रिक्स एडिशन क्या है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। कम्यूटेटिव लॉ मींस आप दो मैट्रिक्स का एडिशन ऐसे भी कर सकते हो a + b, या पहले b लिख के फिर +a करो तो बातें क्या होगी सेम ही होगी, है ना। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, बेहद ही आसान बात है ना। एसोसिएटिव लॉ सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फर्स्ट आप पहले a + b को ऐड करो, देन उसमें c मैट्रिक्स ऐड करो, या पहले लास्ट के 2 मैट्रिक्स ऐड करके उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ऐड करो, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एडिटिव आइडेंटिटी पता लगाना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की पहले डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, देन वी कैन स्टडी एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैं रियल नंबर के लिए बातें कर रहा हूँ और एडिशन ऑपरेशन के लिए मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तो हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एक ऑपरेशन के अंदर ईच एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं एडिशन के लिए बात कर रहा हूँ, तो कोई नंबर है रियल नंबर a, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वही एलिमेंट वापस आ जाए। तो कौन सा रियल नंबर ऐड करूं a में कि वापस a आ जाए 0, एंड इसका रिवर्स भी होना चाहिए 0 + a भी a होना चाहिए।
मीन्स रियल नंबर की बातें कर रहा हूं तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली आज मुझे बातें करनी है मैट्रिसेस के अंदर, किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाए और इसका रिवर्स भी होना चाहिए, ठीक है, कम्यूटेटिव लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। तो वो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पर जीरो जो जिससे डील करता था यहाँ पर उससे कौन डील करता है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड, मैं वापस रियल नंबर की बातें कर रहा हूँ, किसी एलिमेंट में क्या ऐड करूं कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। और आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, पूरा ऑपरेशन के लिए होता है, ये एलिमेंट वाइज नहीं होता। आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट का होता है और इनवर्स एलिमेंट पूरे ऑपरेशन का होता है। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए मैं क्या ऐड करूं कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ए में मैं क्या ऐड करूं, माइनस है, माइनस ऐड करने पे जीरो आ जाएगा। सिमिलरली किसी मैट्रिक्स में मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए। जीरो मैट्रिक्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जीरो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पर किस चीज का ऐड करना होगा फ्रेंड, हमें माइनस है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का, है ना। कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके नेगेटिव का यदि मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहां पर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस है। तो किसी मैट्रिक्स के लिए उसका नेगेटिव क्या है, अपने आप में इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती है कि कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो या उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो। जैसे मैं कह रहा हूं 2 का ऐड कर रहा हूं, 2 ऐड कर रहा हूं मैं 3 4 प्लस 1 2, ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 2 3 4 प्लस 2 1 2। बेहद ही आसान बात है, इसको स्केलिंग करके ऐड कर लो, चाहे पहले मैट्रिक्स ऐड करके स्केलिंग कर लो, बोथ रिजल्ट विल बी सेम। सिमिलरली अगेन एक रिजल्ट है कि दो कांस्टेंट का ऐड करके मल्टीप्लाई करो या उन कांस्टेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके देन ऐड करो, बातें क्या होगी, सेम ही होगी। कैसे, जैसे 2 प्लस 3 दो नंबर है, इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये किसके इक्वल होगा, पहले 2 का मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स से, देन 3 का मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स से, अब ऐड कर दो, रिजल्ट क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। Thank you class. Now we will see IC on this topic.